सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। अब देखो यहाँ पर हम अकाउंट्स का एक फुल फ्लेजेड डेफिनेशन देखेंगे। एक बार मैं पेन का कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ रेड कलर में। देखो, अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन को बिल्कुल तोड़ के हम समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप देख लो क्या डेफिनेशन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अकाउंटिंग में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला है रिकॉर्डिंग, दूसरा है क्लासिफाइंग, तीसरा है समराइजिंग, चौथा है एनालाइजिंग, पांचवा है इंटरप्रेटिंग और छठा है कम्युनिकेटिंग। अब ये स्टेप्स जो है ना, ये कांस्टेंट चलते रहते हैं। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है ना, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आज हमने अकाउंटिंग की कल नहीं करना है। जब तक बिजनेस चलती रहेगी उसके साथ अकाउंटिंग भी चलती रहेगी। और ये रिकॉर्डिंग जो है ये कांस्टेंट चलती रहती है। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब चीजें भी पीरियोडिकली चलती रहती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं रिकॉर्डिंग पर। देखो यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स जो हैं एक एक करके लिख रखे हैं। तो रिकॉर्डिंग जो है वो सबसे पहले देखना है। तो रिकॉर्डिंग, अब हिसाब रखना है। हिसाब में हमको क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है हिसाब। तो किस चीज का? तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग जो शुरू हो रही है प्रोसेस, वो कहाँ से शुरू होती है? लिखने से। ठीक है, हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब ये क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं हम? मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस को हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है और उसके रिलेटेड जो इवेंट्स आती हैं उन इवेंट्स को भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है। और कौन से इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस? मॉनिटरी, जिसको आप पैसों के भाव बोल सकते हो। जो इवेंट या ट्रांजैक्शन बिजनेस को इफेक्ट तो करती है, लेकिन मॉनिटरी आप उसका हिसाब नहीं लगा सकते, कि पैसों के भाव आप उसको बोल नहीं सकते। जैसे कि स्टाफ का एक दिन का छुट्टी लेना या मालिक का एक दिन के लिए बीमार पड़ जाना जिसके कारण वो दुकान नहीं खोल पाया, तो ये बिजनेस को इफेक्ट तो कर रही है, लेकिन आप पता नहीं कर पा रहे हो कि उस इफेक्ट का जो है पैसों के टर्म्स में कितना वैल्यू है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग से अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। तो जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे कि परचेजेस, सेल्स, कोई भी एक्सपेंसेस हमने पे किए, जैसे कि रेंट पे किया शॉप का, स्टाफ की सैलरी पे की, ठीक है, किसी से पेमेंट मिली, किसी को पेमेंट दिया, किसी को उधारी बेचा, किसी से उधारी खरीदा, ये सारे सॉरी ट्रांजैक्शंस है फाइनेंशियल कैरेक्टर के, और इनको रिकॉर्ड करना होता है। और कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम? वाउचर से। वाउचर क्या होता है? कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिकॉर्डिंग में हेल्प करते हैं। आप हवा हवा में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर दोगे। ठीक है, आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक कागज चाहिए होगा। अब जैसे मान लो कि आप किसी साहूकार से कुछ सामान अपनी दुकान के लिए खरीद के लाए। तो जब आप सामान खरीद के लाओगे तो अकाउंटेंट जो है वो कैसे उसकी एंट्री करेगा? अकाउंटेंट जो है वो आपसे, आप बिजनेस के ओनर हो, आपने एक अकाउंटेंट रखा है एंट्री करने के लिए। तो आपका अकाउंटेंट जो है ना, वो आपसे मांगेगा कि सर मालिक, आपने जो सामान खरीद के लाया उसका बिल तो आपको दिया होगा साहूकार ने, आप उसका बिल मुझे दें, मैं अकाउंट्स में एंट्री कर लूंगा। तो वो जो बिल होता है ना, वो एक वाउचर होता है। तो जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिससे अकाउंट्स में एंट्रीज की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है, वो वाउचर्स होते हैं। ठीक है, तो वाउचर्स जैसे कि सेल्स बिल, पासबुक, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा। तो इन्हीं वाउचर्स को देखकर अकाउंटेंट जो है अकाउंट्स में एंट्री करता है। अब जब आप सेल्स कर रहे हैं, तो सेल करते समय अकाउंटेंट थोड़ी आपके गल्ले के पास बैठा हुआ रहेगा और बोलेगा कि अरे अरे कितने का बिका, चलो रिकॉर्ड करता हूं। ऐसा नहीं होता है। जब आप सेल करते हो तो आप सेल्स का बिल बनाते हो, बिल कस्टमर को देते हो, उस बिल की एक कॉपी आपके पास रहती है। अब उस बिल का जो कॉपी आपके पास रहता है उसको देख के डे एंड में अकाउंटेंट जो है सेल्स की एंट्रीज अपने बुक्स में करता है। ठीक है, तो ऐसे करके सारा प्रोसेस जो चलता है। अगर आप कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, तो आप मान लो आपने रेंट पे किया, तो जब आप रेंट पे करोगे तो लैंडलॉर्ड जो है वो आपको एक रसीद देगा रेंट की, तो उस रेंट के रसीद से रेंट की एंट्री होगी। और इन सब वाउचर्स को फाइल में संभाल के रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अकाउंट्स में पता चले कि कोई गड़बड़ी हुई है, तो इन कागज को पलट के देख लिया जाता है कि ठीक है, रेंट जो था वो हमने ठीक रिकॉर्ड किया कि नहीं, सेल्स जो है वो हमने ठीक रिकॉर्ड किया कि नहीं, इन वाउचर से ही पता चलता है। ठीक है, तो ऑडिट वगैरह भी जब कभी होता है तो इन वाउचर्स को ही टटोल के ऑडिट किया जाता है। तो अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन जो हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या है? वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड जो करोगे आप, वहीं से अकाउंटिंग का प्रोसेस चालू होता है। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब देखो, ये जो रिकॉर्डिंग होती है ना, ये सबसे पहले प्राइमरी बुक्स ऑफ एंट्री में होती है। ठीक है, प्राइमरी बुक्स एक ऐसी बुक होती है जहां पर सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होती है, और उस बुक को हम लोग बोलते हैं जर्नल। ये आपने सुना होगा नाम,
जर्नल एंट्री आपने सुना होगा, तो इसके बारे में डिटेल्स में हम और भी डिस्कस करेंगे बाद में। इसके कुछ भाग भी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस में क्या होता है कि जर्नल को डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन ये सब अभी हम नहीं जानेंगे। अभी आप समझ लो कि कभी भी अकाउंटेंट कुछ एंट्री करता है, रिकॉर्ड करता है, तो सबसे पहले वो चीज जर्नल में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हो गया क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग, अब क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि जर्नल जो है उसमें जैसे जैसे घटनाएं घटती जाती हैं वैसे वैसे अकाउंटेंट जो है रिकॉर्ड करता जाता है। ठीक है, तो मान लो कि एक सेल्स की एंट्री हो गई जर्नल में, उसके बाद एक परचेज की एंट्री हो गई, उसके बाद एक रेंट की एंट्री हो गई, फिर यहाँ पर सेल्स की एंट्री हुई, फिर एक सेल्स की एंट्री हुई, फिर परचेज की एंट्री हुई, ऐसे करके अलग अलग एंट्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आपको सारी रेंट की एंट्रीज देखनी है कि 6 महीने में हमने कितना रेंट पे किया है या 6 महीने में हमने कितना सेल्स किया है, तो आप अगर जर्नल से ऐसे करके देखोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो जरूरत क्या है, जरूरत यह है कि जर्नल से हम एक तरह की एंट्रीज जो है उनको उठाएं और उठा के अलग अलग जगह पोस्ट करें। मान लो कि ये हमारा जर्नल है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज हैं। इसमें ये एक एंट्री रेंट की है, ये एक एंट्री रेंट की है, ये एक एंट्री रेंट की है, ओके, और ये भी एक एंट्री रेंट की है। तो अगर आपसे आपका मालिक जो है अकाउंटेंट से पूछ लेता है कि अरे भाई बताना तो 6 महीने में हमने कितना रेंट दिया है, ठीक है, रेंट तो चलो फिक्स्ड ही होता है महीने का। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि फेयर, ठीक है, दुकान में सामान लाने के लिए आप भाड़ा वगैरह देते हो, तो फेयर की एंट्रीज हैं ये सब। तो अगर अकाउंटेंट से जो है अकाउंटेंट से बिजनेस का मालिक पूछता है कि 6 महीने में आपने कितना फेयर दिया है, तो क्या वो जर्नल की किताब खोल के एक एक फेयर की एंट्री निकाल के फिर उसका टोटल लगाता जाएगा कैलकुलेटर में कि इतना फेयर दिया है? ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते हैं ना हम लोग, अलग अलग तरह की जो एंट्रीज होती है ना उनके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग पन्ने रखते हैं एक बुक में। एक बहुत मोटी सी बुक होती है जिसको कहते हैं लेजर, ठीक है। उस लेजर में हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस के लिए एक पेज अलग अलग बना लेते हैं, और उस पेज को हम जानते हो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अकाउंट। तो लेजर में, लेजर एक मोटी सी किताब है, उसमें हमने एक पन्ना ले लिया, उस पन्ने के ऊपर हमने लिख दिया फेयर, फेयर अकाउंट। अब क्या होगा, मान लो कि ये एक पेज है, ठीक है, लेजर में, यहां पर ऊपर हमने लिख दिया फेयर अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर जर्नल में डेट वाइज जितनी भी फेयर की एंट्रीज थी ना, मान लो कि ये 1 जनवरी को एक फेयर की एंट्री थी, उसके बाद यहां पर एक फेयर की एंट्री थी 5 जनवरी को, उसके बाद मान लो एक 8 जनवरी को यहां पर एक फेयर की एंट्री थी, ओके। तो ये जो फेयर की एंट्रीज है ना, यहां से उठा के हम इस फेयर अकाउंट में लिखते जाएंगे, ओके। तो क्या कर रहे हैं हम यहां पर, हम इस जर्नल में से सारे जो एक तरह की एंट्रीज है, जनरल में तो सारी एंट्रीज है, वहां पर रेंट की भी एंट्री है, फेयर की भी एंट्री है, सैलरी की भी है, सेल्स की भी है, परचेज की भी है, जितनी सारी एंट्रीज है आपको सब जर्नल में मिलेंगे, क्योंकि अकाउंटेंट प्राइमरीली एंट्रीज कहां रिकॉर्ड करता है, जर्नल में। अब जर्नल से क्या करेंगे, एक तरह की सारी एंट्रीज को उठा के उसके अकाउंट में, लेजर में एक अकाउंट बनाएंगे और वहां पोस्ट कर देंगे। तो ये जो फेयर की सारी एंट्रीज है ना, वो एक 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 के बाद एक हम लेजर में उस फेयर वाले पन्ने में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग, जर्नल से लेजर में लिख रहे हैं, लेजर पोस्टिंग। तो ये जब हम लिख देंगे, अब अगर ओनर जो है वो अकाउंटेंट से पूछता हो कि अरे भैया बताओ 6 महीने में हम कितना फेयर दिए हैं, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, ये लेजर में फेयर वाला पन्ना खोल लेगा और वहां पर देख लेगा, अरे इतना सबका जो टोटल है वो यहाँ पर कर देगा और कह देगा कि इतना फेयर दिए हैं। तो कोई टेंशन वाली बात यहाँ पर है नहीं, क्योंकि उसको पूरा फेयर का जितना सारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक जगह पर लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जर्नल से लेजर, और ये प्रोसेस जो है ये क्लासिफाइंग के प्रोसेस में आ जाता है, ओके। अब देखो समराइजिंग, समराइजिंग क्या हुआ, समराइजिंग का मतलब जर्नल से आपने लेजर में सब कुछ डाल दिया, हर कैटेगरी के लिए आपने एक अलग अलग पन्ना रख लिया, एक अलग अकाउंट बना लिया और उसमें एंट्रीज को आपने पोस्टिंग कर दी, ठीक है। अब 6 महीने बाद दुकान का मालिक जो है वो बोल रहा है कि ओ अकाउंटेंट बताओ तो हमने किस किस हेड में कितना कितना खर्चा किया है इस 6 महीने में, हमने कितनी सेल्स की है 6 महीने में, हमने कितनी परचेज की है 6 महीने में, हमारे क्या क्या खर्चे हुए हैं। तो ये जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, ये जो लेजर में जो पोस्ट की हुई है ना सारी चीजें, उनका टोटल लगा देगा 6 महीने का, और टोटल लगा के एक स्टेटमेंट बनाएगा, ओके। एक स्टेटमेंट में वो लिख देगा, रेंट हमने पे किया 6 महीने में 5,000, वेजेस हमने पे किए 6 महीने में मान लो 10,000, ठीक है, परचेज हमने किया है, परचेज मान लो किया है 2 लाख का। तो ये सारा क्या करेगा, लेजर में टोटल लगा लेगा 6 महीने का,
और फिर एक स्टेटमेंट बना के मालिक को पकड़ा देगा, लो ये तुम्हारा एक्सपेंसेस वगैरह सब चीज का हमने हिसाब तुमको 6 महीने का दे दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां हम समराइज कर रहे हैं ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल में रिकॉर्ड की थी, इसको हमने क्लासिफाई करके क्या किया, लेजर में पोस्ट कर दिया। और हर ट्रांजैक्शन के लिए हमने एक कैटेगरी बना ली कि चलो रेंट के सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखेंगे, सैलरीज के सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखेंगे, वेजेस को एक जगह लिखेंगे, फेयर को एक जगह लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बना ली। अब एक पीरियड के बाद समराइज कब होता है, समराइज डेली नहीं होता है, ये चीज डेली नहीं होती है। जर्नल और लेजर पोस्टिंग ये आप डेली बेसिस पे करते हो, लेकिन समराइजिंग जो है ना ये डेली नहीं होती, ये आफ्टर अ पीरियड होता है। मान लो 1 महीने बाद या 3 महीने बाद, क्वार्टरली या 6 महीने बाद आप समराइज करते हो। तो समराइज में क्या होता है कि लेजर में जितने भी एंट्रीज है सबका टोटल लगा लेते हैं हम, और लगाने के बाद उसका फिर एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि किस हेड में कितना हमारा खर्चा या कितना इनकम हमारा हुआ है। ओके, तो इसको कहते हैं समराइजिंग। अब समराइज करने के बाद हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। आपने सब ये नाम सुने होंगे, अभी इसके डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, बस आपको बता देता हूं कि समराइज करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है ये अकाउंटेंट बना देता है और मालिक के सामने परोस देता है कि लीजिए आपके 6 महीने का कच्चा चिट्ठा पूरा इन दोनों स्टेटमेंट्स में है, आप इसको देखिए और देख के समझिए कि आपका बिजनेस कितना घोड़ा जो है वो कितना तेज दौड़ा है, कहाँ कहाँ पर अटका है, कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं, आप पूरा समझिए। तो ओनर जो है इन दोनों को स्टडी करता है, ठीक है। इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ओनर के साथ और भी जो क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं वो भी देखना चाहते हैं कि जिस बिजनेस के साथ हम काम कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। तो ये एनालिसिस जो होता है वो ये होता है। अब एनालिसिस के साथ इंटरप्रेट करना होता है। अब आपके सामने मैंने एक डेटा रख दिया बड़ा, ठीक है, बहुत सारे फिगर्स है उसमें। अब आपका दिमाग अगर उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा तो उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कभी निकाल पाएगा। मान लो कि मैंने आपके पास चाइनीज लिखा हुआ स्क्रिप्ट में कुछ दे दिया, तो आपका दिमाग तो उसको पढ़ के उससे कुछ समझ नहीं पाएगा, लेकिन वही हिंदी में या इंग्लिश में लिख के दिया तो आप समझ जाओगे। तो दिमाग को इंटरप्रेट करना भी बहुत जरूरी है। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, कभी कभी ये जो फाइनेंशियल डेटा होता है ना ये थोड़ा हार्ड टू इंटरप्रेट होता है। मतलब एक कॉमन मैन, जैसे कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरे लिए इजी होगा, पर कोई राह चलता आदमी अगर उसने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया और वो मान लो साइंस बैकग्राउंड का इंजीनियर है, उसको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसको अगर आप डेबिट क्रेडिट समझाने लग जाओगे ना तो वो चिंता में पड़ जाएगा। तो क्या वो बंदा रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट नहीं करे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इन्वेस्ट तो उसको करना चाहिए। तो क्या होता है कि अकाउंटेंट इसकी इंटरप्रिटेशन को ना थोड़ा इजी कर देते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा टेक्निकल नहीं, थोड़ा ऐसा लैंग्वेज में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं कि जो बंदा अकाउंट्स के बारे में उतना नहीं भी जानता है उसको भी समझने में इजी हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है शुड एक्सप्लेन नॉट ओनली व्हाट हैज हैपेंड। और इसमें क्या होता है ना, इंटरप्रेटिंग में एक और चीज होती है कि जब आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हो किसी भी बिजनेस का, तो आप देखते हो कि इस साल में या इस 6 महीने में इसने कैसा परफॉर्म किया। तो कभी कभी क्या करते हैं लोग ना कि मान लो कि मैं मारुति का पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मारुति कार बनाती है। अब मारुति का देख रहा हूँ कि इस 6 महीने में हाफ ईयरली में इसने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, ओके, और इसने इतनी गाड़ियां सेल की। तो क्या होता है ना कि मैं कभी कभी कंपेयर करने की भी सोचता हूँ कि मार्केट में हुंडई बोल के भी एक कंपनी है जो गाड़ियां बनाती है, तो चलो उसका एक बार उठा के देखते हैं उसने 6 महीने में कितना कमाया। तो पता चला कि हुंडई ने 12 करोड़ कमा लिया, ठीक है, हुंडई ने ज्यादा गाड़ियां बेच दी। तो यहां पर एक कंपैरिजन करने के लिए भी अकाउंटिंग जरूरी होता है। साथ ही साथ हम दो कंपनीज को तो कंपेयर कर ही रहे हैं। मारुति का ही अगर आप पकड़ लो तो इन 6 महीने में मारुति ने 10 करोड़ कमाया, तो हम किसी पिछले पीरियड से भी कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में मारुति ने कितना कमाया था। तो पिछले 6 महीने में मारुति ने 11 करोड़ कमाए थे, पिछले 6 महीने का अकाउंट्स देख लिया, और इस 6 महीने में 10 करोड़ ही कमाया। तो कंपैरिजन जो है ना ये तो एक कंपनी की आप दूसरी कंपनी के साथ कर सकते हो, और उसी कंपनी में आप इस समय के साथ किसी पुराने समय का भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये सब इंटरप्रिटेशन के अंडर आता है, ठीक है। फाइनली कम्युनिकेटिंग, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपने एनालाइज इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करना है किसको, एंड यूजर्स को। एंड यूजर जैसे किसी कंपनी का शेयर होल्डर हो गया, क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मान लो कि आपके पास रिलायंस के शेयर्स हैं, आपने उसका अकाउंट्स देखा, वहां से आपने इंटरप्रेट करके कुछ अपने दिमाग में कम्युनिकेट किया, उससे आपने डिसीजन लिया। हमको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है,
ठीक है, कुछ डिसीजन, अब इसका शेयर मैं रखूं कि नहीं रखूं, अरे यार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, मारुति का क्यों रखूं, हुंडई ज्यादा कमा रही है, मारुति के शेयर बेच के हुंडई का ले लेता है। तो ये सारे डिसीजंस जो होते हैं, और प्लस अकाउंटिंग से सबसे ज्यादा डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है मैनेजमेंट को। अगर कंपनी है तो उसकी एक मैनेजमेंट होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन से बहुत सारी डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई खर्च है, ठीक है, मान लो कि किसी फैक्ट्री में, इलेक्ट्रिक से फैक्ट्री चलती है, तो देखा जा रहा है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी लगना चाहिए उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो पता चला कि उस फैक्ट्री के बाहर कुछ कर्मचारी ही इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर रहे थे, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी में कोई टैपिंग हो रही थी। तो ये सब चीजें भी ना बहुत समय पकड़ में आती है, जिससे मैनेजमेंट बहुत सारी डिसीजंस जो है अकाउंटिंग डेटा के थ्रू ले सकती है। तो ये है पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस। अब यहां पर एक चीज, लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके बाद मैं आज का लेक्चर जो है वो खत्म कर दूंगा। अकाउंटेंसी, ये पूरा फील्ड है अकाउंटेंसी। अब इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक हो गया बुक कीपिंग, आपने सुना होगा बुक कीपिंग, और एक हो गया अकाउंटिंग। ठीक है, ये अकाउंटेंसी के अंडर ही आता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों चीजें। अब आप बोलोगे कि सर दोनों में क्या फर्क है? फर्क है, बहुत ही माइनर सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है, ये समझना जरूरी है। अब देखो बुक कीपिंग मतलब क्या? बुक कीपिंग मतलब सीधा सीधा समझ लो मुनीमगिरी। चीजें जैसे जैसे हो रही हैं, जैसे जैसे घट रही हैं, उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है, फिर उन घटनाओं को जो जर्नल में रिकॉर्डेड है उसको लेजर में पोस्ट करना, ठीक है, फिर लेजर पोस्टिंग के बाद एक पीरियड जब आता है तो ओनर बोलता है कि चलो मेरे को एक समरी बना के दो कि कितना कैसा खर्चा हुआ। तो वो समरी बना के एक ट्रायल बैलेंस, जो मैंने बोला ना एक स्टेटमेंट बना के देते हैं, तो एक ट्रायल बैलेंस बना के देना। तो ये तो काम हो गया मुनीमगिरी का काम, ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, बिल्कुल मैनुअल काम है। आजकल के दिन में ये पूरा काम तो कंप्यूटर से ही हो जाता है, यानी कि जर्नल एंट्री आप सिर्फ डाल दो, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑटोमेटिक होता है। लेजर पोस्टिंग और समराइजिंग जो है, आप टैली ले लो, ईआरपी कोई सॉफ्टवेयर ले लो, आप एक पॉइंट पे एंट्री करो जर्नल के पॉइंट पे, और बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। लेकिन प्रोसेस को समझने के लिए हम सम्स करेंगे, जर्नल लेजर पोस्टिंग वगैरह की चीजें हम देखेंगे। तो ये तो हो गई बुक कीपिंग, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, ठीक है, आपको बैठा दिया गया है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आपके पास वाउचर्स आ रही हैं, आप वाउचर्स को देख रहे हो, बुक्स में लिखते जा रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, बहुत ही सीधा सा काम बुक कीपिंग, इसमें दिमाग लगाने वाला काम नहीं। अब बुक कीपिंग से डेटा आपके पास परोसा गया, सामने आपके पास डेटा आ गया। अब यहां से जो चालू होता है ना, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, यहां पर दिमाग का खेल शुरू होता है, यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम आते हैं। बुक कीपिंग तो कोई क्लास 11-12 पास बंदा जो हल्की सी डेबिट क्रेडिट की नॉलेज जिसको है वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट, यानी कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट किसी को पकड़ा दिया जाए और उससे पूछा जाए बताओ तो कंपनी की हेल्थ कैसी है, तो वो बंदा क्या करता है, वो अपना दिमाग लगाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को अंदरूनी स्टडी करता है, ठीक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स को जो कॉमन लेमैन नहीं कर सकता। तो वो पार्ट जो होता है ना, वो एक रियल अकाउंटेंट का पार्ट है और उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग में क्या हो रहा है? बुक कीपिंग मतलब रोज की दिनचर्या का काम है, एक बेसिक मैनुअल लेबर है जहां पर आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। वैसे बुक कीपिंग का भी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर इस बुक कीपिंग में एक्यूरेसी नहीं है, अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज में आप एरर्स ला देते हो, यहां पर अगर आप गलती करते हो, तो इसी से तो डेटा निकल के आएगा अकाउंटिंग के लिए। ये एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट जो आप करोगे, ये जो डेटा आपके पास आएगा, ये कहां से आएगा? ये बुक कीपिंग से ही आएगा, ठीक है। मुनीम जो बैठ के एंट्री करेगा, उसी से ना आप ये डेटा निकालोगे, जिसको आप एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, कम्युनिकेट करोगे। तो ये जो डेटा निकलेगा, इस डेटा की करेक्टनेस, इस डेटा की एक्यूरेसी भी तो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बुक कीपर भी जो होता है, उसको एक मतलब अच्छा बंदा को बुक कीपर रखो, कोई लापरवाह बंदे को नहीं रहना चाहिए। इस काम को भी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही जो है आपको अकाउंटिंग का बेस क्रिएट करके देता है, आपको वो डाटा देता है जिसके ऊपर आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर अकाउंट्स को देख के बहुत सारी डिसीजंस ली जाती हैं। ओके, जैसे मान लो अकाउंट्स को देख के पता चला कि पिछले पीरियड से हमारे इस पीरियड में सेल्स कम हो रही है, तो डिसीजन मैनेजमेंट इससे डिसीजन लेती है कि चलो सेल्स प्रमोशन ज्यादा करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट ज्यादा डालना पड़ेगा, सेल्समैन को ज्यादा और रिक्रूट करना पड़ेगा। तो ये सारी डिसीजंस जो होती हैं वो नीचे अकाउंटेंसी के पार्ट में आती है, अकाउंटिंग के पार्ट में, और ऊपर जो है वो बुक कीपिंग का पार्ट आता है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये जो हल्का सा डिस्कशन हमने किया है, छोटा सा ही डिस्कशन था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बहुत डीप में भी मैंने नहीं घुसा हूं और किसी टॉपिक को बहुत मतलब डिटेल्स में समझाया भी नहीं हूं।
तो ये छोटा-सा जो चीज़ है ना, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगले लेक्चर में हम इसकी डिस्कशन जो है और स्टार्ट करेंगे, और अभी जो पहले के कुछ लेक्चर्स आएँगे वो थ्योरी ही होगा, क्योंकि थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। पर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? अगर आपके पास कोई अकाउंट्स का 11 का, 12 का या सीए का जो बुक है, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ कि सीए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में स्टडी मटेरियल जो है ना सीए फाउंडेशन का, वो स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और वो फ्री में अब उपलब्ध है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ पर मैंने जो नोट्स उठाई है ना, काफ़ी हद तक मैंने उसी से लिया है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्री में आपको बुक भी मिल जाएगी और कभी-कभी मैं उस बुक से भी आपको पढ़ा दिया करूँगा, सम्स वगैरह करवा दिया करूँगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वीडियोज़ को आप प्लीज़ शेयर बहुत करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है, सपोर्ट मिलता है चैनल को, और नई-नई वीडियो बनाने का जो जोश भी आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।